कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बता दूं कि ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे एसटीईटी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नंबर 8 के केमिस्ट्री के सारे 50 क्वेश्चन हैं। तो जिन्होंने हमारे टेस्ट को परचेज किया है और टेस्ट को अटेम्प्ट लिया है तो उनके लिए ये एक सॉल्यूशन के तौर पे होगा। अदरवाइज जो बाकी के अन्य कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे आप करते हुए देख लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में करते हुए देख लेते हैं या फिर आप खुद से करते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारा क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नियोन। तो इसमें से कौन से ट्रू हैं? तो याद रखें क्लोरीन हमारा गैस जो होता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए यूज होता है। और आप बात करें जो हम लोग देखते होंगे जनरली हम लोग जब साफ़ सफाई करते हैं तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं ताकि कीटाणु मर जाए। पानी को भी साफ़ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का कुआं में या फिर नालियों में, बड़े बड़े नालों में, तो उसमें आपको ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है ना। तो बेसिकली उस जो ब्लीचिंग पाउडर में मेन रूप से जो कंपोनेंट होते हैं ना वो क्लोरीन ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये क्लोरीन एक ऐसा गैस है जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग, है ना, ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कह रहा है कि ब्लैक लंग रोग कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को हो जाता है। तो जो ब्लैक लंग है ना वो बेसिकली कार्बन, है ना, कार्बन कोयला के खान में सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दैट इज कोयला के खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग हो जाता है। एक्चुअली जो कोयला के खान में जो डस्ट होता है ना वो एक्चुअली कार्बन पाउडर होता है। क्या होता है? कार्बन पाउडर। और जैसे ही आप वहाँ पे खनन होता है तो उस दौरान ये कार्बन पाउडर हमारे आसपास के जो ऑक्सीजन होते हैं या हवा होते हैं उसमें फैल जाते हैं और जैसे हम सांस लेते हैं तो ये सांस के साथ हमारे अंदर कार्बन डस्ट चला जाता है जो कि हमारे फेफड़े में बैठ जाता है और उसी से हमें ब्लैक लंग रोग होता है, ठीक है, ब्लैक लंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज कोयला का खान। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधिक श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? मतलब जिसके श्वसन की क्रिया में अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनके लिए इनमें से किसका यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर जो है हीलियम है, ठीक है। हीलियम को यूज़ किया जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिश्रण करके, ताकि सांस में लेने में जो अवरोध हो रही है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देता है क्योंकि उसमें जो अम्ल वर्षा होता है ना, एसिड रेन, इंग्लिश में हमें बोलते हैं इसको एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन के कारण बहुत सारी इमारतें भी क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। जैसे ताजमहल जो ब्लैक हो रही है उसका भी एक कारण क्या है? अम्ल वर्षा ही है, एसिड रेन। तो उसमें बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड के कारण क्या होता है? वनस्पति नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोसोल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो एरोसोल है ना, ये एरोसोल, ये एयर प्लस सॉलिड से बना है, एयर प्लस सॉलिड वर्ड से बना है, जिसमें कि ऐसे चीज जिसमें एयर भी प्रेजेंट हो और सॉलिड का टुकड़ा या बोले पदार्थों का कण भी हो, छोटा छोटा सॉलिड कण भी हो, ठीक है। तो इसके कौन से एग्जाम्पल हैं जो जिसमें एयर भी हो और सॉलिड्स भी हो? तो आप देखें धुआं बेसिकली धुआं में क्या होता है? जो हमारे आसपास जो धुआं होते हैं उसमें तो एयर तो रहता ही है, साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी रहते हैं। डस्ट पार्टिकल तो सॉलिड होते हैं ना, तो एयर विथ सॉलिड के मिश्रण को ही एरोसॉल कहा जाता है ना। तो ये उसका उदाहरण क्या है? धुआं। या फिर आप परफ्यूम वगैरह यूज करते हो तो वो भी एक उदाहरण है। या हमारे आसपास जो भी धूल डस्ट है वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं, एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम कुहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कुहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो इसके नाम जो है, इसके ऑप्शन देखो। ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पेरोक्साइड एसिटिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पेरोक्साइड एसिटिक नाइट्रेट, पेरोक्साइड एसिटिक नाइट्रेट जो होते हैं ये बेसिकली आपको धूम कुहरा
में जलन, जो आंखों में जलन पैदा होने का कारण क्या होता है? पेरोक्साइड एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक नाइट्रेट, सॉरी एसिटिक नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? परावैंगनिक किरण, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो सनलाइट हमारे धरती पर जो आता है वो बेसिकली उसमें परावैंगनिक किरण भी होते हैं, जो कि हमारे त्वचा के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे वनस्पतियों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। अगर ऐसा माना जाता है कि अगर जो सनलाइट के साथ जो परावैंगनिक किरण आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो पूरे के पूरे आ जाएं, अगर वो वापस नहीं लौटें, है ना, हमारे अर्थ पे आ जाएं, तो हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो स्किन डिजीज, है ना, स्किन यानी चर्म रोग से ग्रसित हो जाएंगे। हमारे चेहरे, हमारा जो हैंड वगैरह है ब्लैक हो जाएगा। इसी कारण से आप देखते हो कि जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, तो आप देखोगे जहाँ बाहर जो निकलते हैं वो अपने चेहरे को ढक करके निकलते हैं, अपने हाथों को ढक करके किसी चीज़ों से, कपड़े से, सूती कपड़े से ढक करके निकलते हैं, ताकि उनके जो सनलाइट है ना, उस टाइम सनलाइट के साथ साथ कुछ ऐसा भी कारक आ जाते हैं, सनलाइट कड़ी धूप के कारण उनके साथ परावैंगनिक किरण भी आ जाते हैं उस टाइम पे, तो वो आपके त्वचा को इफेक्ट कर देता है। इसलिए हम लोग कपड़े से ढक करके निकलते हैं, ठीक है। तो इसका एक कारण है, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अवशोषित कर लेती है। तो अवशोषित जो ओजोन लेयर है ना, आपने सुना होगा, ओजोन लेयर ही क्या करती है? परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेती है। या ऐसे बोलें कि जो ओजोन लेयर होता है वो क्या करता है? हमें परावैंगनिक किरण से बचाता है, ठीक है। ओजोन लेयर ये आपको पता ही होगा, जैसे हम लोग बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो डिप्लेशन ऑफ एयर ओजोन लेयर से क्या होता है, यानी कि अगर ओजोन लेयर का संलयन हो या क्षय हो जाए, यानी कि धीरे धीरे हट जाए, तो क्या होगा? तो इसका रीजन भी आप दे सकते हो कि जो वायुमंडल से आने वाली जो परावैंगनिक किरण है उसे नहीं रोक पाएगा, और इसका संलयन हो गया या फिर क्षय हो गया तो उससे आने वाली किरणें को नहीं रोक पाएगा, और इसके कारण यहाँ पे जो वनस्पति हैं, जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, सबको जो है ये सनलाइट से आने वाला परावैंगनिक इफेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो आपने दो चीज़ को यहाँ से सीख लिया। ओजोन लेयर क्या करते हैं? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, उससे धरती पे आने नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कृत्रिम वर्षा है ना, जैसे जहाँ पे वर्षा नहीं हो रहा है, अगर आप चाहो, अब ऐसे साइंटिस्ट ने ऐसा चीज़ डेवलप कर लिया, ऐसा केमिकल को डेवलप कर लिया, जिसे अगर वायुमंडल में छोड़ दिया जाए किसी उड़ने वाले ड्रोन के सहायता से या रॉकेट लॉन्चर के सहायता से, अगर उन्हें वायुमंडल में छोड़ दिया तो अपने आप वहाँ पर बारिश होने लगते हैं। और उनमें जो क्या केमिकल है उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या केमिकल द्रव्य छोड़ा जाता है जिसके कारण अपने आप वर्षा होना शुरू हो जाता है, मतलब नेचुरली, अगर नेचुरली नहीं भी होने का हो फिर भी बारिश हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए जो इसका ऑप्शन है हमारा 59 का ऑप्शन 4 इसका सही है, उपयुक्त सभी। दैट मीन्स सूखी बर्फ का भी, ड्राई आइस का भी यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो ये हाइड्रोकार्बन का चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें जो है बेसिकली एथिलीन का यूज़ किया जाता है, एथिलीन मतलब C2H4 एथिलीन का फॉर्मूला होता है। एथिलीन का बेसिकली यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम लोग कृत्रिम रूप से फल पकाते हैं। मतलब अगर आप बनाना वगैरह को देखते होंगे कि पेड़ से कच्चा भी तोड़ के लाए और आप उसे देखते होंगे कि एक ढक करके उसमें एथिलीन गैस डाल दे, या फिर सिंपली उसके एक पत्थर जैसे साइज़ के आते हैं उन्हें आप डाल देते हैं, जिसको हम लोग कार्बेट, आम भाषा में कार्बेट भी बोलते हैं। तो उसमें पानी डाल करके छोड़ देते हैं और फलता क्या होता है, ये अपने आप ये जो केले होते हैं हरे से पीले हो जाते हैं। दैट मीन्स पीला मतलब पक जाता है। तो इसे, इस टाइप के जो मेथड होते हैं उसे कृत्रिम रूप से पकाना कहते हैं, यानी कि नेचुरली पेड़ में नहीं पक के आए और आपने घर पे पका लिया, तो इसको कृत्रिम रूपों से पकाने का प्रयुक्त कहेंगे, ठीक है। इसमें गैस जो यूज होते हैं एथिलीन यूज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीरकनाशी ओजोन का ह्रास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पीरकनाशी ओजोन का ह्रास करता है। मतलब पीरकनाशी मीन्स कि जो हम लोग बेसिकली
खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम लोग जो पीरकनाशी यूज करते हैं, वो बेसिकली उनसे निकलता हुआ जो गैस होगा वो ओजोन को डिप्लेशन करता है। ओजोन किसे कहते हैं ये तो पता ही होगा, जो सूर्य के पराबैंगनी किरण जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जो बना हुआ लेयर है उसे हम ओजोन कहते हैं। और ये लेयर हमारे सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण है ना, पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है, उसे अवशोषित कर लेता है अपने अंदर, तो उसे ओजोन कहते हैं। तो ओजोन को हरास करने लगता है कौन सा, दैट मीन्स कि अगर ओजोन का हरास करने लगेगा तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोक नहीं पाएगा। कहने का कहीं ना कहीं ये है कि ये जो अगर ऐसे आप पीरकनाशी का यूज करते हैं तो इससे हमारे इन्वायरमेंट पे गलत प्रभाव पड़ेगा, तो उसका क्या नाम है, तो ये बेसिकली मेथिल ब्रोमाइड वाले जो कंटेनिंग पीरकनाशी, जिस पीरकनाशी में मेथिल ब्रोमाइड पाए जाएंगे वो क्या होंगे, ओजोन लेयर को तोड़ेंगे या फिर हरास करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रशीतक फ्रेऑन। प्रशीतक क्या होता है, बेसिकली फ्रीज वगैरह में देखते होंगे जो शीत करते हैं, किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं तो उसे प्रशीतक कहते हैं। तो प्रशीतक के रूप में फ्रेऑन है ना, फ्रेऑन गैस का यूज किया जाता है। फ्रेऑन एक टाइप का गैस है जिसका दूसरा रासायनिक नाम है डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है, डाइक्लोरोमीथेन, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट मीन्स जो हम लोग के फ्रीज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो यूज होते हैं फ्रेऑन, वो गैस का बेसिकली जो केमिकल नेम है वो है डाइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो ओजोन का कैसे ह्रास होता है, किस गैस के कारण होता है, तो ये CFC गैस के कारण होते हैं। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये देखें ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इसके आगे लिखे हुए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले देख चुका है, वो बेसिकली एथिलीन है ना, एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। C2H4 है ना, C2H4 को यूज किया जाता है किसके लिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोग ठंड के दिनों में शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा है ना, जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है इन समर सीजन गर्मी के दिनों में, उसकी अपेक्षा सर्दियों के दिनों में हमें हमारे शरीर में जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ठंडियों के दिनों में। तो ऐसा क्यों है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनका मानना होता है कि सर ठंड के दिनों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता है और हम लोग ज़्यादातर टाइम रेस्ट रहते हैं, हम लोग रजाई के नीचे, तोशक के नीचे घुसे रहते हैं, दैट इज़ हमेशा कंबल के नीचे घुसे रहते हैं, हमेशा हम हीटर के सामने बैठे रहते हैं, तो हमें तो काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, तो एनर्जी को रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट गर्मी के रिस्पेक्ट में ठंड में कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो उल्टा होता है। तो उल्टा इसलिए कहता हूँ बिकॉज जो हमारे शरीर को गर्म करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमारा ठंड में शरीर को बाहर के एनवायरनमेंट के अनुरूप ढालने के लिए हमारे शरीर को भी गर्म करने की ज़रूरत होती है, अंदर से गर्म करने की ज़रूरत होती है। उस गर्म करने के दौरान जो एनर्जी का वेस्टेज होता है, जो एनर्जी का यूज़ होता है, बेसिकली एक्स्ट्रा एनर्जी उसी में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ठंड के दिनों में जो एक्स्ट्रा कैलोरी, अधिक कैलोरी की ज़रूरत होती है, वो बेसिकली शरीर को गर्म करने के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए जो एनर्जी का यूज़ होता है इसमें, है ना, जो एनर्जी एक्स्ट्रा लेते हैं उसका शरीर का ताप बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। जो भी स्मोकिंग करते होंगे, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं उनके लिए एक बुरी खबर है इस क्वेश्चन में कि जो सिगरेट का धुएं का जो मुख्य कारण है वो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। निकोटीन पता भी है कि यानी कि इस टाइप के जितने भी ड्रग्स हैं, लाइक सिगरेट, तंबाकू या बीड़ी, गुटखा, इस सब में निकोटीन ड्रग्स पाए जाते हैं। क्या, निकोटीन ड्रग्स, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, और उसमें जब जलते हैं सिगरेट का धुआं तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक, ये ना बहुत ही खतरनाक, इसका अगर अत्यधिक मात्रा में आप सेवन करें तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। दैट मीन्स जो इसमें कौन से गैस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होते हैं, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, यानी ये कहना चाह रहा है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं ना।
इसको इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं, कैटलिस्ट। ये बेसिकली कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन के दर को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको ऐसे भी समझें, इसको जनरल भाषा में आप समझ सकते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं बेसिकली अगर आप दो पर्सन लड़ रहे हैं, ठीक है, दो पर्सन लड़ रहे हैं, इन दोनों में आपस में इनकी फाइट हो रही है एक दूसरे से, एक तीसरा बंदा आया, ये अभी बात कर रहे थे या फिर सिंपली बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा है इन दोनों के बीच में, एक तीसरा पर्सन आया और इसने क्या किया, इसका भी कान भर दिया कुछ कुछ इसके बारे में गलत बोल करके, और इसका भी कान भर दिया इसके बारे में कुछ कुछ गलत बोल करके। और ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में कुछ गलत बोल दिया इसने कि पता है तुमको, ये इसने कहा, ये इसने, दैट मीन्स ऐसे बोल सकते हो कि लड़ाई लगाना, ठीक है। इसने क्या किया, इसके बारे में किसी ने कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल करके लड़ाई लगा दिया और ये दोनों फाइट करने लगे, ये दोनों आपस में फाइट करने लगे, बहुत तेजी से फाइट करने लगे। दैट मीन्स कि जो पहले से लड़ रहे थे, बहुत से दिनों से मनमुटाव चल रहा था, वो अब मारपीट में बदल गया, ठीक है, अब मारपीट में बदल गया। ड्यू टू व्हाई, मतलब ऐसा क्यों, तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, और ये पर्सन, इसी पर्सन को यहाँ पे क्या कहेंगे, कैटलिस्ट। सेम टू सेम रिएक्शन की बात करें, अगर रिएक्शन में कोई पर्सन, कोई रिएक्शन में कोई एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड अगर रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे बिना किसी अपने पे प्रभाव लिए, जैसे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये दोनों मर जाए, कट जाए, इनको इसको क्या फर्क पड़ने वाला है इसे, तो दैट मीन्स कि जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करे अपने बिना किसी घाटा लिए, अपने ऊपर बिना कोई चीज का मोल लिए हुए, तो ऐसे चीजों को हम कैटलिस्ट बोलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, ठीक है। और अपने मतलब अपने जनरल लाइफ में ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, लड़ाई लगाने वाला पर्सन, ठीक है, लड़ाई लगाने वाला पर्सन। तो ये क्या करता है, आप अब इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अभिक्रिया के दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो ये बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी मैंने बताया भी था सिगरेट के टाइम पे, ये बहुत ही खतरनाक गैस होते हैं, मतलब जो कि हमारे शरीर को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो एयर को अगर पोल्यूट करेंगे, एक मेन फैक्टर जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही करते हैं, लेकिन इसका हम लोग यूज करते हैं तो ये बैलेंस रहते हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग यूज नहीं करते हैं, पेड़ पौधे यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स ये क्या है बेसिकली, और ये डेंजरस गैस होते हैं हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो अगेन इसमें क्या होते हैं, निकोटीन होते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, ये हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन निकोटीन तंबाकू में जो होता है ना, वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए निकोटीन इसका मेन आंसर होगा, ठीक है। मोर एप्रोप्रिएट आंसर जो है हमारा बी है, दैट मीन्स हमारा आंसर ए ना होकर के बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो जो खाद्य को बचाने के लिए, खाद्य पदार्थ जो हम लोग यूज करते हैं, जो भी ईटेबल फूड है हम लोग जिसको खाते हैं, देखते होंगे कि पैक्ड फूड बहुत दिनों तक बच जाते हैं, बहुत दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। लाइक पैक्ड फूड में जैसे मिठाई हो, पैक्ड फूड में लाइक मिक्सचर हो या कुछ भी ऐसा रॉ मटेरियल्स हो जो कि जल्दी खराब नहीं होते हैं, तो उसका एक सबसे कारण है कि उसमें केमिकल चीज़ों को यूज करते हैं। तो वो केमिकल पदार्थ क्या है, तो यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वो बेसिकली जो केमिकल पदार्थ यूज किए जाते हैं, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, है ना, फूड प्रिजर्वेटिव्स, है ना, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो खाद्य परिरक्षण के रूप में जो यूज किए जाते हैं वो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, देखता है। तो ये बेसिकली लाइकेन है, ये लाइकेन है ऐसे जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक कुछ गैसों के समूह के कारण, कुछ गैसों के अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन के कारण हमारा जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर का जो क्षय होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही होता है। और उसमें जो गैस बेसिकली होते हैं इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जो जिनके कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सौर ऊर्जा का संग्रह। इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, ठीक है। CFC भी होते हैं इस गैस में, जितने भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें गैसों के कारण, और सौर ऊर्जा संग्रह। तो ये बेसिकली किस ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा संग्रह से रिलेटेड इनका अभिप्राय है, ठीक है। उनका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है ऑप्शन बी से।
बोन एस में होता है। बोन एस जो हमारे हड्डियों का जो एस होता है बीच वाला, उसमें क्या होते हैं, तो उसमें कैल्शियम सल्फेट होते हैं। जैसे बोलते भी ना, जैसे आपको हड्डियों में दर्द होता है या पैर में दर्द होते हैं या कमर में दर्द होते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कैल्शियम खाओ, कैल्शियम की टेबलेट लो, ठीक है, कैल्शियम की गोली खाओ। ऐसा क्यों? बिकॉज वो जानते हैं कि जो बोन एस होता है, जब हमारा शरीर ग्रोथ करता है तो उसमें बोन एस में जो कैल्शियम की मात्रा है कम हो जाती है, जिस वजह से हमारे शरीर में दर्द होते हैं, हड्डियों में दर्द होते हैं, पैर में सूजन हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग कैल्शियम सल्फेट का खाते हैं। दैट मीन्स उसमें क्या है, ऑब्वियसली कैल्शियम सल्फेट होते हैं, किसमें, बोनस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस के मैंने बताया था, ये कुछ गैस के ऐसे समूह हैं जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेस करते हैं, जो हमारे ओजोन लेयर का ह्रास करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। तो इस गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल होते हैं, इस गैस में मीथेन शामिल होते हैं, इस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इस गैस का हिस्सा नहीं है। तो दैट मीन्स ये कह रहा है कि नहीं का पूछा जा रहा है, कौन हिस्सा नहीं है इस गैस का, ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है, तो वो है नाइट्रोजन। दैट इज हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सब हमारे इनकरेक्ट है, ठीक है, ये सब शामिल होते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है, तो वो हमारा है नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागरीय खरपतवार, सागर में जो ना सी वीड्स है ना, सी वीड्स जो होते हैं, जिसका महत्वपूर्ण स्रोत है, उसका मेन महत्वपूर्ण स्रोत है ना आयोडीन के कारण सागर में जो है ना खरपतवार होते हैं, सी वीड्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता भी हो कि समुद्र के पानी से ही, समुद्र के जल से ही हम लोग के यहाँ जो सॉल्ट यूज करते हैं, साधारण नमक, वो यहीं से लाया जाता है ना, सागरीय जल से ही, सागर के जल से ही लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट योगदान करता है? तो गैसों के निम्न समूह से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए, काउज करने के लिए कौन सा इसमें गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा ही था, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद आपने देखा था मीथेन, है ना, मीथेन भी होते शामिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दैट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यानी ये दोनों गैस जो हैं हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरित घर प्रभाव में कारक हैं, ठीक है, योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना अभियांत्रिक एवं समृद्ध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहां पर स्थापित किए गए हैं? तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, बेंगलोर में ये स्थापित है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ना, सूचना अभियांत्रिक में का जो ऑफिस है, मतलब संस्थान है, जो राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थान, नेशनल एडवांस इंस्टीट्यूशन, ये है बेसिकली बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोबर गैस में प्रमुखता क्या होते हैं? तो अगेन ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, जो बेसिकली जो गोबर गैस होते हैं या फिर पशुओं से निकलने वाले जितने भी डिकम्पोज मटेरियल निकलते हैं, उसमें मेथेन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है? अगेन ध्यान दें, ये नहीं के लिए पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जो इंटरप्रेन्योर्स, जो आजकल जो इंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है जो स्टार्टअप्स वगैरह शुरू करते हैं, नए नए वेंचर शुरू करते हैं, जैसे कोई छोटे बारे उद्योग खोला आपने, कोई एक आपने स्टार्टअप शुरू करा, कोई आपने वेंचर शुरू किया, तो उसे ही इंटरप्रेन्योरशिप करना कहते हैं। ऐसा बोले जो बिजनेस वगैरह करना शुरू करते हैं छोटे लेवल पे, नए टाइप के, उनका एक बेसिक अपना एक आइडिया होता है, यूनिक आइडिया, उन पे उसी आइडिया पे वो काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और इंटरप्रेन्योरशिप जो पार्क है वो बेसिकली प्रशिक्षण हमें देता है, प्रशिक्षण एवं अंक संशोधन करता है, प्रौद्योगिकी की विकास, यानी कि जो भी हमारा टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करता है। दैट मीन्स ABC तो हमारे इसमें शामिल है, लेकिन नहीं जो शामिल है उसके बारे में बोला रहा है। तो उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करता है, मतलब कोई भी अगर आपने वेंचर शुरू किया है तो उसके लिए फंड रेज कर रहेंगे, तो क्या इसमें शामिल होंगे? तो नहीं, वो इसमें शामिल नहीं है, ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूहे के विष का रासायनिक नाम है? तो जो चूहा, रैट जो वगैरह रैट हम लोग के घर में होते हैं, उसको मारने के लिए देखते होंगे समटाइम्स कि हम लोग कुछ जहर टेबलेट या कुछ पाउडर वगैरह रोटी में मिला करके रख देते हैं, और उसे जैसे ही चूहा खाता है मर जाता है। तो उसमें कौन से केमिकल जो उसके क्या केमिकल नेम है? तो उसके नेम है जिंक फॉस्फाइड। क्या है? जिंक फॉस्फाइड, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। दैट मीन्स चूहे का विष में जो होता है वो अवेलेबल होता है जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है, कौन सा लिक्विड को हम लोग यूज करते हैं? तो पशुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ मैंने बताया था, बायोगैस में बेसिकली मीथेन होते हैं, इसमें बेसिकली मीथेन गैस होते हैं बायोगैस में। और बायोगैस बेसिकली पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ लाइक उसके जो डंक है ना, गोबर, गाय के गोबर हो गए, इनके जो टॉयलेट वगैरह हो गए, तो उनसे बनते हैं कौन? बायोगैस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं ना, रॉकेट को कहा जाता है, रॉकेट सॉरी मिसाइल को कहते हैं, मिसाइल को कहते हैं। तो मिसाइल का जो बेसिकली ने वार्नर वॉन ब्राउन ने किया था, दैट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो जो हमारा टेक्नोलॉजी मिशन है उसमें तिलहन, दालें, मकई, सब्जियां शामिल हैं। ठीक है, सब्जियां शामिल हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, एक्चुअली टेक्नोलॉजी का ये पार्ट कैसे हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें इसमें सब्जियों का उपयोग, सब्जियों का जो है उसमें शामिल है, किसमें? टेक्नोलॉजी मिशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो ये बेसिकली एडवर्ड कॉल्विन ने पता लगाया था, एडवर्ड कॉल्विन ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड वायरस क्या होता है? तो एड वायरस बेसिकली एक सूची आरएनए होता है, एक सूची आरएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस किसे कहते हैं? जो किसी से रिएक्शन ना करे, है ना, जो किसी से रिएक्शन ना करे, या इसी को हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबेल गैस, जो कि किसी के साथ रिएक्ट ना करें, तो इसे, ये बेसिकली आर्गन होते हैं। ये क्या होते हैं? आर्गन, है ना। ये ग्रुप 18 के एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी गैस होते हैं या फिर जितने भी हैं वो सारे केमिकल कंपाउंड्स, वो क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ऑर्गन उसी का एक हिस्सा है, और ये हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वायुमंडल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा ऑर्गन गैस, दैट इज अक्रिय गैस के नाम पे ऑर्गन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण, मतलब जो है हमारा स्पिरिट, वो एथेनॉल का मिश्रण है किसके साथ? एथेनॉल और पायरिडीन के साथ जब आप मिक्सर करोगे तो वो क्या बनता है? स्पिरिट बनता है। ठीक है, पायरिडीन और एथेनॉल को मिला दोगे तो वो स्पिरिट बनता है। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो तत्व ऑक्सीजन का पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह ऐसा कौन सा एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट, जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता है? तो वो है हीलियम, वो है हीलियम, He। इसका सिंबल जो होता है He, है ना, ही, है ना, ही मीन्स वह, ऐसा नहीं समझ लेना, ये He फॉर हीलियम होते हैं। ठीक है, ही मीन्स वह नहीं समझना इंग्लिश वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। तो जो नेफ्थलीन के जो मुख्य स्रोत है वो कोल तार होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस ने चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लियोटाइड फैल गए थे? रेडियो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये बेसिकली बहुत ही डेंजरस होते हैं, रेडियो एक्टिव भी बोलते हैं ना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब रेडियो एक्टिव ऐसे न्यूक्लियस जो रेडियो एक्टिव हों। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? उनका संचयन होता है, उनका डीके होते रहता है, और डीके जो होता है ना, कैंसर जैसे रोगों का कारक हो जाता है, स्किन रोगों को क्या होता है? बढ़ावा देता है, बढ़ जाता है स्किन रोग। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के चपेट में आने से। ओके, ये बेसिकली 1986 में हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र सोवियत रूस में एक ऐसा मतलब नाभिकीय ऊर्जा है ना, न्यूक्लियर पावर संयंत्र में क्या हुआ था? दुर्घटना हो गई थी, जिससे कारण रेडियो न्यूक्लियोटाइड फैल गया था। ये कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है ना, एल्युमिनियम को किस प्रोसेस से शुद्ध किया जाता है? तो ये बेसिकली विद्युतीय अपघटन, है ना, इलेक्ट्रिकल रिड्यूसिंग, है ना, इलेक्ट्रल रिडक्शन, इलेक्ट्रिक प्रेजेंट में रिडक्शन होता है तो एल्युमिनियम शुद्ध हो जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम आपको पता होना चाहिए, जितने भी मेटल्स होते हैं जो पाए जाते हैं इनिशियली रॉ मटेरियल्स, वो क्या होते हैं? बेसिकली मिक्सचर ऑफ बहुत सारे उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं, या फिर बोलें तो जो हमारे जो शुद्ध एल्युमिनियम पाए नहीं जाते हैं उसमें मतलब बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, उसमें बहुत सारे अन्य चीज़ों का मिश्रण होता है, तो उन्हें हम प्यूरिफाई करते हैं। तो उस प्यूरिफाई यानी शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसमें विद्युत अपघटन का यूज़ करते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर के लिए अलग और आयरन के लिए अलग, उसी तरह से एल्युमिनियम के लिए हमारा जो है ऑप्शन सी, दैट इज विद्युतीय अपघटन की विधि से इसे शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शीशे से संचयन वाली सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसमें बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4 का यूज किया था, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, मतलब साबुन बनाने में ऐसा कौन सा प्रक्रिया इनमें से चारों ऑप्शन में से शामिल है? तो वो है साबुनीकरण, यानी साबुन हमारा जो प्रक्रिया है वो साबुनीकरण के द्वारा ही बनता है। ठीक है,
नाम से भी पता चलता है साबुनीकरण, मतलब जब हम साबुन बना रहे हैं, किसी भी चीज़ों को साबुन बना रहे हैं तो उसी को हम साबुनीकरण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का, है ना, मिथेनॉल का जलीय विलयन है ना, लिक्विफाइड फॉर्म में मिथेनॉल का ही लिक्विफाइड फॉर्म क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन, है ना। वाटर के साथ इसको मिक्स कर दोगे मिथेनॉल का और उसका एक विलयन बना दोगे तो वो फॉर्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव पदार्थों के सबलेपन में एक रसायन का प्रयोग किया जाता है। कोई भी जैव पदार्थ यानी कि कोई भी मतलब सजीव चीजें अगर मरती है तो उसे सबलेपन में, उसके जो डेड बॉडी में जो उसे लेपित किए जाते हैं ताकि उनका जो डेड बॉडी है बहुत दिनों तक सुरक्षित रहे, स्मेल ना करे। तो उसमें बेसिकली जल में फॉर्मेल्डिहाइड, जल में फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जल में फॉर्मेल्डिहाइड को मिला करके रसायन जो है ना इसका लेप लगाते हैं किसी भी जैव पदार्थों के सबलेपन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है। यानी साबुन उद्योग जब, यानी कि साबुन का अगर फैक्ट्री है, यानी साबुन बनाने के क्रम में कुछ उपोत्पाद मतलब बनाने के क्रम में कुछ साइड है ना, साइड प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, कुछ भी ऐसे चीज़ बना रहे हो जिसमें कुछ ना कुछ, जैसे मान लो सपोज आपने पल्सेस बनाया, ठीक है, पल्सेस बनाया या फिर चावल बनाया, और चावल आपने प्रेशर कुकर में ना बना करके एक पतीले में बनाया, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये थोड़ी देर में जब ये बॉयल हो जाएंगे तो इसका जो वाटर है ना, वाटर, इसको बेसिकली राइस जूस बोलते हैं ना, राइस जूस, या हिंदी में बोले तो मार बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो निकलता है ये बेसिकली क्या है, बना रहे तो हम चावल बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ में क्या क्या बन गया, मार भी बन गया। ठीक है, या फिर बोले राइस जूस भी बन गया। ठीक है, राइस जूस भी बन गया। तो कहने का ही ये चावल बनाने के क्रम में ये निकला, तो इसे हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर उपोत्पाद बोलते हैं। तो उसी तरह से साबुन उद्योग में बनाने के क्रम में साबुन तो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बनता है, ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्लिसरॉल भी बनता है। ठीक है, ये क्या है, उपोत्पाद, है ना, उपोत्पाद। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो इसकी जो आंतरिक संक्रमण है ना, संक्रमण तत्व है ना, वो बेसिकली 28 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियड टेबल में। मतलब 118 एलिमेंट्स में ऐसे 28 एलिमेंट्स हैं जो कि आंतरिक संक्रमण तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थों के नीचे रखा जाता है। तो सोडियम को बेसिकली जो सोडियम होते हैं Na, वो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, बहुत ही मतलब अगर वाटर के साथ ही अगर नमी युक्त चीज़ों के साथ अभिक्रिया करें तो ये बहुत ही हाई अमाउंट में हीट भी जनरेट करते हैं ना। तो ये बेसिकली केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है ना, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है ताकि ये जल ना सके, ये जो है ना पानी के साथ अभिक्रिया ना कर सके, नमी युक्त चीज़ों के साथ अभिक्रिया ना कर सके, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है। तो जो हम लोग बात करें सिल्वर नाइट्रेट की, है ना, AgNO3, इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। तो इन्हें क्यों ब्राउन बोतल में रखा जाता है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या अभिक्रिया कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो और रिएक्शन करने के बाद ये कुछ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या करना होता है, हमें ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, सो दैट कि ब्राउन बोतल से, अगर सपोज एक बोतल है उसमें क्या किया आपने, इसको ब्राउन कलर से पेंट कर दिया, तो जो सनलाइट है इससे डायरेक्टली पास नहीं कर पाएंगे, है ना, इससे सनलाइट पास नहीं कर पाएंगे तो ये अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, है ना। सूर्य से अभिक्रिया हो जाती है, सूर्य के लाइट के प्रेजेंस में ये क्या होता है, ये अभिक्रिया रिएक्शन करना शुरू कर देता है। इसी से बचाने के लिए हम लोग ब्राउन बोतलों में रखते हैं, दैट इज ऑप्शन बी है हमारा। ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है और ये रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग इसे ब्राउन बोतल में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफेद श्वेत फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। तो ये शीतल जल, ठंडे पानी के अंदर में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस। और अगेन क्यों रखा जाता है, तो इसका भी रीजन है कि ये खुले हवा में, ये रिएक्शन खुले हवा में रखने के बाद ये हवा से रिएक्शन कर लेता है, एयर से O2 से रिएक्शन कर लेता है और ये कुछ अपना ही प्रोडक्ट बना लेता है। तो बेसिकली इसलिए इसको जल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। होप कि आपको ये सारे 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज़ लग रहा है कि डाउट है या आपने सही से मेरे एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ पाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर कोई अन्य साथी आपके तैयारी कर रहे हैं STT के लिए या फिर किसी अन्य कंपटीशन के लिए, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो को यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।